स्मार्ट और इफेक्टिव होम मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने के साथ साथ उनके ख़राब और डैमेज होने पर छोटी मोटी सी रिपेयर भी कर सकें। आज के वीडियो में DIYs के साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के DIYs को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये जो मेरी सिलाई मशीन है ना, इसको मैं क्लीन कर रही थी, तो सोचा आपके साथ इसको भी शेयर करूँ। घर के बाकी अप्लायंसेस की हम जिस तरह से केयर करते हैं ना, उस तरह से इस मशीन को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे बड़े काम आती है। हम चाहे सिलाई करें या ना करें, लेकिन डेली बेसिस पे छोटे मोटे से कामों के लिए ये मशीन बड़ा ज़रूरी हो जाती है। तो ना इसको क्लीन बस मैं इस तरह से कर लेती हूँ, कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर। और इसके जो ऑयल होता है ना, वो आप वीक में एक बार दे सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं ना, तो काफ़ी दिन ऑयल देकर इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर ये मशीन आपके यूज़ में है ना, तो जितनी जल्दी आप इसको ऑयल भी देंगे और इसको साफ़ करके रखेंगे ना, तो आपकी मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली है। मेरे पास कुछ दिन पहले ये कॉमेंट आया था कि उनकी जो मशीन है ना, बार बार धागा तोड़ देती है। तो इसके ना दो रीज़न हो सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे समझ आई है ना, तो ये जो गज़ होता है ना, अगर ऊपर चला जाता है ना, तो मशीन टांका बहुत बढ़ा देती है। और अगर कभी गज़ की पोजीशन चेंज होकर नीचे आ जाती है ना, तो मशीन धागा भी तोड़ती है और उसके साथ साथ जो नीडल होती है ना, वो भी टूट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो मशीन का गज़ है ना, ऊपर जा चुका है, तभी इतने बड़े टांके दे रही थी। तो आज हम इसको सेट करेंगे। तो पहले मेरी भी मशीन जब इस तरह से ख़राब होती थी ना, तो मैं मार्केट में देती थी, अच्छे खासे मुझे चार्जेस भरने पड़ते थे। लेकिन आजकल ना मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख देख के काफ़ी सारी मेरी मशीन की प्रॉब्लम है ना, उनको मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये गज़ अगर ऊपर चला जाता है ना, मोटे से कपड़े पे सिलाई लगाने के बाद ऊपर चला जाता है, या तो फिर बिल्कुल नीचे आ जाता है। अभी मेरी जो मशीन है ना, इसमें जो टांका है ना, बढ़ा दे रही थी, तो मैं अभी इसको खोल रही थी। तो आपको कोई भी इस तरह से जो पेचकश होता है ना, वो ले लेना है और फ्रंट पे एक इसका स्क्रू दिया होता है, उसको आप खोल दें और ये इसका जो ऊपर की ये पट्टी है ना, ये बिल्कुल अलग हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह की ये जो रॉड होती है ना, बिल्कुल लूज हो चुकी होती है। तो इसके सामने अंदर की साइड पे ना एक सोराख दिया हुआ होता है, और ये जो रॉड है ना, इसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है, ये ढीला हो जाता है। तो आपको इस तरह से सोराख के साथ ही इनको मैच कर देना है और कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेकर और इस तरह से इसको मज़ीद ढीला कर देना है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से सेट कर सकें। मेरे पास ये काफ़ी छोटा था, तो मैंने जो टेस्टर होता है ना, उसी के साथ इसको खोल दिया था, बिल्कुल इसको लूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रॉड है ना, बिल्कुल ढीली हो चुकी है। इस तरह से जब हम इसको हिलाएंगे ना, तो ये हिलती जुलती रहेगी। अब आपको मशीन की जो दूसरी साइड है ना, इसकी जो नीचे वाली साइड, वहाँ पर आप देखेंगे कि नीडल है ना, बिल्कुल नीचे जा चुकी होती है। तो उसको आपको सेट करना होगा। मशीन को बिल्कुल सीधा कर लें और इस तरह से जब आप देखेंगे ना, क्योंकि अब गज़ बिल्कुल लूज़ हो चुका है, अपनी जगह छोड़ चुका है, तो नीडल बिल्कुल नीचे आ चुकी होती है। अब इसको सेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो फिंगर टिप है ना, उसको रख लीजिए। नीडल आपके हाथ पे चुभनी नहीं चाहिए, बस इतना फील होना चाहिए कि आपकी फिंगर को हल्का सा ये टच कर रही है। अब जो हमने नट को खोला था ना, स्क्रू को, उसी को वापस उसी जगह पे बंद कर ली। फिंगर को आप तभी हटाइएगा जब आप इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये सेट हो चुका है और ऊपर मैंने थोड़ा सा नेल पॉलिश का निशान भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गज़ की यही पोजीशन है। अब बस जैसे ही ये सेट हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपकी मशीन है ना, अच्छी तरह से चलने लगेगी। और जब मैंने धागा लगाया ना, तो इजीली जो नीचे का धागा है ना, अच्छी तरह से उठा भी लेती है। इट मीन्स कि आपकी मशीन का जो गज़ है ना, बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर आप इसके साथ अपना काम कर सकते हैं। एक बार अगेन इसको अच्छी तरह से जो स्क्रू है उसको कस लीजिए और उसके बाद फ्रंट की जो पट्टी है ना, उसको भी बंद कर लीजिए। तो छोटी मोटी सी चीज़ होती है ना, उसको हम घर पे बना सकते हैं। ये मुझे एक ट्राई किया हुआ था मैंने हैक, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस तरह से आई होप आप भी अपनी मशीन को अपने घर पे बना लेंगे। बस गज़ को मैंने सेट कर लिया था और नीचे भी क्लीनिंग उतनी ही ज़रूरी होती है। तो अगर मिट्टी वगैरह ज़्यादा, डस्ट वगैरह चली जाती है ना, धागे वागे, तो आप ये टूथ ब्रश है ना, उसके साथ भी इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह से अपनी मशीन को अपने घर पे ही क्लीन कर लेती हूँ।
एक और बिल्कुल कॉमन सा ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम इस तरह से स्टिचिंग करते हैं ना, ऊपर का जो धागा होता है ना बिल्कुल ढीला होता है और स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इट मीन्स आपका जो ऊपर वाला जो धागा है ना, जिसको रील से गुजर रहा है, वो बिल्कुल ढीला है। तो एक फंक्शन दिया होता है, इसको आप हल्का सा टाइट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे ना तो आपका धागा खींच के आएगा। थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिएगा ताकि जब अपने हाथ से आप इसको खींचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स ना लगाना पड़े और आराम से ये धागा निकलता रहे और बस आपकी मशीन बहुत अच्छी तरह से टांका लगाती रहेगी। तो यहाँ पर अगेन मैंने इसको बनाने के बाद भी टांका आपको लगा के दिखाया है। इस तरह से आप अपने घर पे अपनी मशीन को सेट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर नीचे वाला धागा बिल्कुल ढीला है ना, तो इट मीन्स जो बॉबिन में एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है ना, वो ढीला हो चुका है, उसको भी आराम से टाइट किया जा सकता है। इसके लिए बॉबिन को अपने केस के साथ ही निकाल लीजिएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं धागा बिल्कुल ढीला है और इस तरह से आप इसी के साथ ही इसको टाइट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है। इस तरह से एक बार आप टाइट करके देखिएगा, अगेन दोबारा चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से ये निकल रहा है ना। बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है, बस इतना कर लीजिएगा कि जब आप इसको खींचे ना तो आराम से खींच भी जाए, बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो बस ये तो थी छोटी मोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करके मैं अपनी मशीन को मेंटेन रखती हूँ। छोटी मोटी सी रिपेयर अपने घर पे ही कर लेती हूँ। इतनी बड़ी कोई मैं मैकेनिक हूँ नहीं, बस अपने डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उससे ही मैं सीखती रहती हूँ। एक और न्यू ट्रिक जिसको मैंने देखा था, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको एक डबल टेप ले लेना है। मशीन जो चलती है ना, व्हील है लगा हुआ, उसके ऊपर इस तरह से आप स्टिक कर लीजिएगा और जो बॉबिन है ना उसको आप धागा थोड़ा सा लपेट के धागे को नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से बॉबिन बहुत आराम से भर जाएगी। बॉबिन को भरने का एक सेपरेट फंक्शन दिया होता है, अक्सर ख़राब भी हो जाता है। तो ये आइडिया जब मैंने ट्राई किया ना तो मैंने देखा कि बॉबिन की जो बाहर वाली साइड है ना वो तो इजीली भर रही थी, लेकिन जहाँ से हमने इसको स्टिक किया है ना वहाँ से बिल्कुल खाली बच रही थी। तो मैंने दूसरी जो मेरी फिंगर है ना उसके साथ हल्का सा मैंने प्रेस किया तो दोनों साइड्स अच्छी तरह से पूरी भर चुकी थी। ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, क्या पता आपकी जो फिंगर है ना व्हील में जाकर फंस ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस तरह से आराम से इसको भर सकते हैं। वैसे तो मैं पहले इस तरह के ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना इसके साथ बिल्कुल कुछ सेकंड्स में इसको भर लेती थी। तो दोनों आइडियाज़ बेस्ट है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ दिन मुझे एक इंडिया से कमेंट आया था कि उनकी जो मशीन है ना मेरे जैसी ही है, लेकिन उनके अंदर इस तरह से मोटर नहीं लग सकती। मेरी जब मशीन मुझे मिली थी ना तब भी इसके अंदर मोटर नहीं लगी हुई थी। उसके बाद ही मैंने ये जो मोटर है ना इसको लगवाया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर शॉप पे जहाँ पर मशीन वगैरह की चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ पर अगर आपकी मशीन लेकर जाएंगे ना तो आपकी ये जो मोटर है ना आपको लगा के दे देंगे। होपफुली वहाँ पर भी इस तरह से लगा के देते होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो अगर आपको इस तरह से मशीन चलाने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं ना तो अगर डायरेक्टली इसको एक बार प्रेस ज़्यादा कर लिया ना तो इसकी जो स्पीड है ना इंक्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल मैक्सिमम पे चली जाती है। तो अगर आप इस तरह से इसके सेंटर में रख देंगे एक स्पंज तो स्पीड है ना वो कंट्रोल हो जाएगी, डायरेक्टली मैक्सिमम पे नहीं पहुँचेगी, आप आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप अपनी सिलाई मशीन के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम ले सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से इसको सेट किया हुआ है। इसके जो नीचे मैट रखा है ना ये भी मैंने खुद बनाया है। इसको कवर करने के लिए भी मैंने एक कवर भी बनाया हुआ है और इसका जो टेबल है ना वो भी DIY टेबल है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब चलिए चलते हैं काम की तरफ। मैंने आज लिया है मेरा पुराना शिफॉन का दुपट्टा। आप लॉन का या तो फिर कॉटन का दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोस में मैं यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा पार्टी मेरे पास रहता है। आज मैंने सोचा इसका रीयूज़ कर लेते हैं, तो इसको मैंने कट कर लिया है। और ये जो कटिंग है ना आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको सर्किल में कट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरी तरह ओवल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसको कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और कुछ इस तरह की शेप में मैंने इसको कट कर दिया।
मुझे इसी शेप में ये चाहिए, तो मैंने इस तरह से इसको कर दिया है कट करने के बाद इसकी चारों साइड्स पे हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। इसको हम कर देंगे कवर, क्योंकि धागे शागे भी निकलते हैं। इसकी साइज़ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, गोल शेप में बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह भी इसको बनाया जा सकता है। और इसके ऊपर मैंने लगा दी है सिलाई। आज मैंने सोचा थोड़ी बहुत सिलाई भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि जब आप सिलाई मशीन चलाती है ना, तो वो भी वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो स्टिचिंग की वीडियो मैं स्किप इसलिए कर देती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर लोग बोर हो जाते हैं, फिर स्किप कर कर के देखते हैं ना, तो वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तभी मैं स्टिच करते हुए कभी कभी वीडियो क्लिप ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन अक्सर मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी सी जो सिस्टर्स हैं ना, वो बिगनर्स होती है ना, तो उनके लिए इस तरह से हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है, और इतनी देर में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से जब पूरी सिलाई लग जाए ना, उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इलास्टिक। मैंने तो इसकी साइड्स को कवर करके उसके ऊपर इलास्टिक लगाई है ना। अगर आप चाहें ना तो 1 सेंटीमीटर के जितना आप नेफा बना लीजिएगा। जिस तरह से हमने साइड की सिलाई लगाई है ना, नेफा बनाने के बाद उसके अंदर भी आप इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इलास्टिक लगाने का मेथड भी बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरह से आपको इलास्टिक इसके ऊपर रख देनी है, और उसके बाद स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है। तो ये ऑर्गेनाइज़र अगर आपके पास कोई लॉन का दुपट्टा पड़ा है ना, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। अब देखिए मौसम ऐसा आ गया है ना, तो मक्खियाँ भी बहुत हो गई हैं, मच्छर भी हो गए हैं, और जो छुपकली मैडम है ना, वो भी बाहर निकल चुकी है। तो हम अक्सर रात को बर्तन वॉश करके रखते हैं ना, तो इस तरह से कवर करके रखे जा सकते हैं। किसी के बिल्कुल ओपन किचन होते हैं, जो नीचे बर्तन पड़े रहते हैं ना, उनमें अक्सर मिट्टी वगैरह धूल चली जाती है ना, तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप 1-2 दिन के लिए घर से बाहर भी जा रहे हैं ना, आपके बर्तन इस तरह की जो बास्केट्स उसमें रखे रहते हैं, उसको कवर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बन गया था, क्योंकि कभी कभी बास्केट है ना बर्तनों से भरी होती है, तब भी ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीस इसी शिफॉन के दुपट्टे का बच गया था, तो मैंने जॉइंट लगा दिया था, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट पीस रेडी हो जाए। अब उसके साथ ना मेरे पास ये एक शॉपिंग बैग है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो दोनों साइड्स दुपट्टे की ले सकते हैं। मेरे पास आपने देखा कि कपड़ा भी कम था, तो मैंने एक साइड शॉपिंग बैग ले लिया था। तो अगर आप चाहें तो प्लास्टिक की जो आटा बोरी होती है ना, उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इस शॉपिंग बैग को मैंने कट कर दिया है। एक साइड पे मैंने रख दिया है शॉपिंग बैग, सेंटर में एक और मेरे पास फालतू कपड़ा पड़ा हुआ था, उसको मैंने ले लिया, इस तरह से रख दिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर अब मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। सेंटर में सिलाइयाँ लगा के इसको पूरा कवर कर दूंगी, और उससे पहले मैंने पिन्स लगा दी थी। तो पिन्स लगाने से ये शिफॉन का दुपट्टा है, इधर उधर हिलेगा जुलेगा बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से पूरी जब मैंने पिन्स लगा दी ना, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा दी। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था या तो फिर शॉपिंग बैग था, उसको मैंने कट करके निकाल दिया था। उसके बाद इसी शॉपिंग बैग की मैंने 1.5 इंच की ले ली थी पट्टी, और मैं पाइपिंग कर दूंगी। तो पाइपिंग करना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको अगर आप एक फोल्ड लगा के टॉप स्टिच लगा देंगे ना, तो भी ये बन जाएगा, लेकिन पाइपिंग से इसका लुक है ना थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो पिंक कलर की जो पट्टी है ना, उसको मैंने इस तरह से नीचे की साइड पे रखा है, और उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी थी। और उसके बाद जो फ्रंट साइड है ना, उस तरफ इसको पलट के और एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो जब मैंने एक साइड की पट्टी को कवर कर दिया था पूरा, दूसरी साइड मैंने जब स्टार्ट की ना, तो थोड़ा सा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, उसको फोल्ड किया था, ताकि हमारा जो कॉर्नर सेट हो ना, अच्छा एक नीटनेस के साथ सेट हो जाए। यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो बिल्कुल स्टार्ट की जो क्लिप थी वो मुझसे स्किप हो चुकी थी, तो मैंने सेकंड जो साइड है ना उसको स्टार्ट किया ना, तभी वो मैंने शूट कर पाई हूँ, तो वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैंने बना के रेडी कर दिया है। अब अभी ये जो चीज़ मेरे पास रेडी हुई है ना, इसको आप अपने बेड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, उनको सुलाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको वॉश करना आसान है। आप शॉपिंग बैग है ना, उसको स्किप करके कपड़ा यूज़ कीजिएगा साथ में। कल मुझे एक कॉमेंट रिसीव हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि छोटे बच्चों के जो पुराने कपड़ों के मेहालचे होते हैं ना, वो आपको बनाना आते हैं। जितना मुझे समझ आया है ना, मुझे लग रहा है कि वो इसी को कह रही होंगी। अगर आज का वीडियो वो वॉच कर रही है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ये भी बना के आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी।
अगर आप चाहें तो सब्जियों को ड्राई करके रखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं ना तो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है, उसको ड्राई करके फिर ही रखना चाहिए, नहीं तो आपकी सब्जियां है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इसको अपने किचन में यूज़ करती हैं, जब हम बर्तन को वॉश वगैरह करके रखते हैं ना, एक्स्ट्रा पानी बर्तनों में अगर रह जाता है ना तो निशान भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास बना होगा ना तो शीशे के बर्तन वगैरह रखते हैं तो टूटने का भी कोई डर नहीं रहेगा। और अगर बर्तनों से भरी हुई बास्केट भी अगर आप इसके ऊपर रखते हैं तो भी आपका काउंटर टॉप है ना बहुत जल्दी गीला नहीं होगा। काउंटर टॉप पे अगर यूज़ करते हैं तो सेंटर में आप प्लास्टिक बैग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आज मैंने बस इसी तरह से इसको बना दिया है। मिहालचा अगर आप इसी को बोलते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।